अस्सलामु अलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो मेन चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। एक तो ये कि लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एंटीबॉडी टेस्ट जिसका बहुत अरसे से इंतज़ार था वो आ चुका है। और दूसरा मैं जो मेल हैं यानी मर्द हैं उनमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या छोटे पेशाब की जो इन्फेक्शन होती है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिनमें एक बुजुर्गों के बारे में मैंने जिक्र किया था कि वो कोरोना के बाद नमूनिया के साथ वेंटिलेटर पे गए हैं। दरअसल ये वीडियो मैंने उससे भी एक दिन पहले बनाई थी यानी परसों, लेकिन क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा हम आईसीयू में बिजी थे और वापस आने के बाद भी मुमकिन नहीं था कि एक रूटीन की वीडियो के बाद मैं उसको अपलोड करता, तो मैंने उसको नेक्स्ट डे अपलोड किया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बुजुर्ग वेंटिलेटर से ऑफ हो चुके हैं, उनकी ट्यूब निकल चुकी है और वो बहुत बेहतर हैं। और कल मैंने अपनी ड्यूटी पे उनको वेंटिलेटर से ऑफ किया और ट्यूब भी निकाली पूरी टीम के साथ मिलकर और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गए। क्योंकि जो उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा शेयर करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल्स के ट्रीटमेंट होते हैं। तो दोस्तों वापस आते हैं, जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है ये बहुत अरसे से इसका वेट हो रहा था। उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये थी कि पीसीआर टेस्ट के नाम पे लाहौर, कराची और पाकिस्तान के बड़े शहरों में कुछ जो लेबॉरेटरीज़ हैं वो बेतहाशा लोगों को लूट रही थी। तो एक तो उम्मीद है कि उस लूट मार से बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी क्योंकि वो टेस्ट बार बार करवाना पड़ता था और उसकी कीमत भी 8 से 10 हज़ार लोग वसूल कर रहे थे। ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बुनियादी तौर पे जब वायरस हमारे ऊपर हमला आवर होता है तो उसके नतीजे में जो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम या इम्यून सिस्टम अपनी जंग शुरू करता है तो उसके पास दो हथियार होते हैं। पहले 10 से 12 दिन में जो हथियार होता है उसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम यानी एंटीबॉडीज़ होती हैं आईजीएम। और 12 दिन के बाद फिर जो दूसरा हथियार हमारे इम्यून सिस्टम ने पैदा किया होता है उसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी या एंटीबॉडी आईजीजी। तो जब ये दोनों एंटीबॉडीज बनती हैं और पहले तो ये जंग को जीतती हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन जी इस चीज़ को मुमकिन बनाती है कि दोबारा ये वायरस हमलावर ना हो पाए। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट 15 मिनट में होता है। इसकी कीमत जो अभी मुतारिफ हुई है पाकिस्तान में, जैसे शौकत खानम लेबॉरेटरीज हैं जिनका बहुत हद तक एतमाद है लोगों को भी कि ये जेन्युइनली काम करते हैं, तो उन्होंने 1950 यानी 1950 रुपीज़ का इंट्रोडक्टरी अभी उनका ये पैकेज है जो कि उम्मीद है कि टाइम के साथ मज़ीद कम होगा। तो ये पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान में जो इनके कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे आप जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं। ये एफडीए यानी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो अमेरिका की एक बहुत बड़ा इदारा समझा जाता है, काबिल एतबार, तो उसने ऑथोराइज़ किया है अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी ऑथोराइज़ किया हुआ है। उसके अलावा जो ये लोग किट्स भी यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी रिलायबल हैं, यूरोपियन किट्स हैं। तो आप इनके जो ये आप देख रहे हैं कि इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, ये टेस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी में आईजीएम पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उस वक्त उसका इम्यून सिस्टम ये जंग लड़ रहा है वायरस के खिलाफ और वायरस उसमें है। अगर किसी में आईजीजी पॉजिटिव है इसका मतलब है कि वो ये जंग जीत चुका है या जीतने के करीब है और अब इम्यूनिटी उस मरीज में आ चुकी है और अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि दोबारा इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। और अगर किसी में इम्यूनोग्लोबुलिन एम और जी दोनों पॉजिटिव हैं इसका मतलब है कि ये अभी वायरस के खिलाफ जंग जारी है और इसको 10-12 दिन से ज़्यादा या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर किसी में ये दोनों नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ये है कि मरीज़ अभी कोई वो शख्स अभी एक्सपोज ही नहीं हुआ वायरस से या वायरस से उसका सामना ही नहीं हुआ। अभी आने वाले कुछ दिनों में ये किट्स इतनी अवेलेबल हो जाएंगी पाकिस्तान में कि जैसे हम शुगर की स्ट्रिप्स लाते हैं, प्रेगनेंसी की स्ट्रिप्स होती हैं, हार्ट अटैक की स्ट्रिप्स होती हैं, घरों में ला के हम टेस्ट कर सकते हैं 15 मिनट में, तो ये भी होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार था। अब हम आते हैं वापस मेन टॉपिक की तरफ। मर्द जो होते हैं 50 साल से अगर कम हो तो उनमें यूरिन की इन्फेक्शन के या छोटी पेशाब की इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर उनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो तो उनमें ये ज़्यादा होते हैं। आमतौर पर इसको समझने के लिए मैं आपको ये वाइट बोर्ड पर समझाता हूँ कि जो यूरिन की इन्फेक्शन होती है वो किन किन हिस्सों में होती है।
जी दोस्तों, ये है वो पूरा सिस्टम जिसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ ये हैं किडनीज या गुर्दे, और इसके नीचे एक तार आती है जिसको हम कहते हैं यूरेटर। ये छोटा सा एक पाइप होता है जो गुर्दे से जब यूरिन बनता है या छोटा पेशाब बनता है तो उसको लेके जाती है इस यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको हम मसाना कहते हैं। और ये मसाने से जो यूरिन है वो बाहर आता है जिस्म से बाहर, जिसको हम एक नाली से, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो इन्फेक्शन है या जिसको हम यूटीआई कहते हैं, उसमें हो सकता है कि ये मसाना जो है इसकी इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम कहते हैं सिस्टाइटिस। और ये सारी इन्फेक्शंस होती हैं जरासीम की वजह से। जैसे कि बहुत मशहूर एक जरसूमा है जिसको हम कहते हैं ई कोलाई, वो एक बड़ी वजह है इन इन्फेक्शन की। तो अगर मसाने की है तो उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, अगर यूरिथ्रा की है तो उसे हम यूरेथराइटिस कहते हैं, अगर किडनीज की है जो कि ख़ास आमतौर पे शुगर के मरीज़ों या बूढ़ों में या उन लोगों में जिनकी कुव्वत मदाफ़त थोड़ी कम होती है, उनमें होती है, उसे हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। जहाँ पे भी आइटस आएगा इसका मतलब होता है सोजिश। और मर्दों में यहाँ पे गदूद होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। ये बड़ा मशहूर है कि गदूद का ऑपरेशन हुआ है, ये हम आप सुनते रहते हैं। तो उसकी इन्फेक्शन को हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, यानी प्रोस्टेट की इन्फेक्शन। और साथ में एक ऑर्काइटिस होता है और एक एपिडिडिमाइटिस होता है जो कि इसके अलावा के सिस्टम की इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है उसमें ये सब शामिल हैं। आम तौर पे मर्दों की एनाटमी ऐसी होती है कि वहाँ पे चांसेस कम होते हैं फीमेल की निस्बत कि उनको यूटीआई हो। लेकिन अगर किसी में यूटीआई होता है तो हमेशा डॉक्टर्स एक शक का इज़हार करते हैं कि हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, कहीं पे स्टोन हो सकता है, कहीं पे किडनीज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही वजह है कि हम आम टेस्टों के अलावा भी कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं ताकि पकड़ी जाए वो बात कि ये क्यों किसी मर्द में ये बार बार या एक से ज़्यादा दफ़ा यूरिन की इन्फेक्शन हुई है। क्योंकि आम तौर पर मर्दों में चांसेस कम होते हैं कि यूरिन की इन्फेक्शन हो, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं जहाँ पे कंटेमिनेशन होती है वो वजह है। तो ये ख़वातीन हज़रात दोस्तों, ये है वो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इसकी इन्फेक्शन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे। जी दोस्तों, जब एक दफ़ा ये इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके बाद ये क्या अलामात पैदा करती हैं। उन अलामात में शामिल है कि छोटे पेशाब करते हुए इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, बड़ा दर्द होता है। यानी तकलीफ़ के साथ छोटे पेशाब का आना, छोटे पेशाब का बार बार आना, और उसके बाद जैसे ही छोटे पेशाब की हाजत होती है तो इंसान रोक नहीं सकता, जिसको हम अर्जेंसी कहते हैं। और इसके अलावा यूरिन के ड्रॉप गिरते हैं जिसे ड्रिबलिंग कहते हैं, और आमतौर पे इसकी जो स्ट्रीम बनती है वो बहुत स्लो बनती है। तो जब ये लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं या डॉक्टर्स के पास आते हैं तो आमतौर पे इनको बुखार हुआ होता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो बुखार आपका मुदाफ़ती निज़ाम ज़रूर पैदा करता है। उसके अलावा इन मरीज़ों को दिल की रफ्तार ज़्यादा होती है और इनकी कमर के पीछे के हिस्से में, जिसको हम फ्लैंक एरिया कहते हैं, वहाँ पे दर्द भी होती है। और जब डॉक्टर चेक करते हैं तो चांसेस हैं कि वहाँ पे दबाने से या हल्का पुश करने से भी दर्द मिलेगी, जिसको हम कहते हैं कास्टोवर्टेब्रल एंगल टेंडरनेस। तो जब और आमतौर पे जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे भी हाथ लगाने से दर्द होता है इन मरीज़ों को। इसकी तशख़ीस के लिए हम बुनियादी तौर पे यूरिन का टेस्ट करवाते हैं। वो जो यूरिन का टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। अगर उसमें हमें 5 से ज़्यादा WBC या पस सेल मिले और 15 से ज़्यादा हमें बैक्टीरिया मिले और नाइट्राइट टेस्ट इस पर पॉजिटिव आए तो चांसेस यही हैं कि यूरिन की इन्फेक्शन है। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि यूरिन का ग्राम स्टेन और कल्चर का एक टेस्ट होता है जिससे आप जरासीम को पहचान सकते हैं। और अगर कल्चर के साथ आप यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी भी करवा लें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो दवाई आप दे रहे हैं क्या ये कारआमद है। अगर ये नहीं है तो कौन कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो कारआमद हो सकती हैं। और इसके अलावा वो लोग, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि ये आम तौर पे मर्दों में की एनाटमी ऐसी होती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन के यूरिन के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर किसी को हो गई है तो इसका मतलब है कोई ना कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कोई रुकावट हो सकती है। तो अगर किसी को बुखार होता है, ये पेशाब में जलन होती है और उसको दर्द होता है, जैसे मैंने पहले बताया फ्लैंक पेन होता है और साथ उसको चिल्स होते हैं, ये सर्दी लगती है, तो कल्चर ज़रूर भिजवाएं। इसका मतलब है इन्फेक्शन ज़्यादा है। जब एक दफ़ा ये तशख़ीस अगर ऐसे मुमकिन है तो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मरीज़ों में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, बाज़ औक़ात हमें मरीज़ों में CT स्कैन विद कंट्रास्ट यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, जिसमें एक्सरे की एक ये टेक्निक है, लेकिन वो एक्सरे चारों तरफ से यानी मशीन की रेज जो है वो घूमती हैं और फिर कंप्यूटर में उसके
टू डायमेंशनल इमेजेस बनते हैं। और इसके अलावा हम इंट्रावीनस वीनस पाइलोग्राफी, यानी हम जो हमारी वेन है उसके ज़रिए कंट्रास्ट देके पूरे इस सिस्टम की तस्वीरें लेते हैं। तो इस तरीके से अगर होने वाली इन्फेक्शन के साथ कोई रुकावट भी है इस पूरे एरिया में, तो हम उससे भी हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे स्टोन है, कहाँ पे कोई और रुकावट है इसके बारे में। या अगर गुर्दे की इन्फेक्शन है, जो कि शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब एक दफ़ा ये तशखीस हो जाए, उसके बाद हम इलाज कैसे करते हैं। अगर तो कोई मरीज़ स्टेबल है और उसको यूरिन की इन्फेक्शन आ गई है, तो आप उसको कुछ गोलियाँ दे सकते हैं। और एक बहुत अहम बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि जो ये मेडिसिन मैं आपको अक्सर बताता हूं, देखिए अगर आपको किसी भी दवाई से रिएक्शन है, एलर्जी है, तो आपने कभी भी वो नहीं लेनी है। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिससे किसी भी इंसान को रिएक्शन हो सकता है, जिसे हम इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहते हैं। तो आप कोशिश करें, कभी किसी दवाई से एलर्जी हो तो उसको जिंदगी में दोबारा मत लें। और दूसरा असूल हमेशा ज़हन में रखें कि एक अच्छे ब्रांड की लें, क्योंकि चांसेस हैं कि वो आपको रिएक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ और भी डला होता है जिसको हम बेस कहते हैं। सो दवाई आप क्या ले सकते हैं, गोलियां, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, नोविडेट के नाम से है। अगर तो इन्फेक्शन हल्की है तो हम 500 मिलीग्राम सुबह शाम 3 दिन के लिए, या 250 मिलीग्राम सुबह शाम 3 दिन के लिए दे सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो 500 मिलीग्राम की गोली सुबह शाम 5 दिन के लिए। इसके अलावा हम लीवोफ्लॉक्सासिन देते हैं, जो जैसे पाकिस्तान में लीफ्लॉक्स के नाम से भी आती है। वो आप 500 मिलीग्राम रोज़ाना एक दफ़ा 3 दिन के लिए ले सकते हैं अगर हल्का प्रॉब्लम है, और अगर ज़्यादा है तो 5 दिन के लिए। इसके अलावा ओफ्लॉक्सासिन होती है, जो कि ओफ्लोबिड के नाम से है। 200 मिलीग्राम की गोली भी और 400 मिलीग्राम की भी। आप 200 मिलीग्राम की जो गोली है वो सुबह शाम दे सकते हैं जिसको ये इन्फेक्शन है 3 दिन के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 400 मिलीग्राम दे सकते हैं 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। तो इन तीनों दवाइयों को हम कहते हैं क्विनोलोन्स। इसके अलावा आप मरीज़ को, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अगर वो शुगर का मरीज़ है, अगर उसको और बीमारियाँ हैं, या उसको बहुत ज़्यादा पानी की कमी लग रही है, बुखार बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के मरीज़ों को आपको हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है। वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगती हैं, जिसको हम आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। वहाँ पे अगर बुखार है तो वहाँ पे एक इंजेक्शंस लगाते हैं हम, जिसे प्रोवैस कहते हैं, जिसके अंदर पैरासीटामोल है, जिसके अंदर पैरासीटामोल 1 ग्राम होता है और दिन में हम 3 दफ़ा लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल के लिए हैं। और इसके अलावा भी अगर दर्द बेहतर ना हो तो हम एनाल्जेसिक्स देते हैं, दर्द की दवाइयाँ देते हैं, जैसे डाइक्लोराइन का इंजेक्शन है, या हम स्पेसफोन के इंजेक्शन देते हैं। ये सारी वो दवाइयाँ हैं जो हॉस्पिटल्स के लिए हैं। और साथ आप इसके अलावा इन मरीज़ों को फिर एंटीबायोटिक्स भी वो देते हैं जो इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती हैं, जैसे कि इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन है, पाकिस्तान में वो रोसिफिन के नाम से भी है, ऑक्सीडिल के नाम से भी है। और 1 ग्राम या हम दिन में एक दफ़ा देते हैं, या दिन में सुबह शाम देते हैं। और इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है जो कि सेफ्ट्राइक्सोन की तरह 3rd जनरेशन है, जैसे सेफ्टेजिडिम, पाकिस्तान में वो फोर्टम के नाम से है। उसको भी आप 1 ग्राम सुबह शाम या दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन होगा हॉस्पिटल में, और ये डॉक्टर्स करेंगे। तो ये उनके लिए है ख़ास तौर पे, ताकि आपको थोड़ा जनरल आइडिया हो, बेसिक आइडिया हो कि वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को डॉक्टर तजवीज़ कर सकते हैं, या आप घर में भी ले सकते हैं कुछ ऐसे यानी गोली, जिसको हम बेसिकली यूरोपेन के नाम से आती है 100 मिलीग्राम की, और उसमें जो है वो फिनाजोपायरिडीन है, जो कि आपके दर्द को कम करती है। तो ये हम आम तौर पे 100 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद देते हैं 2 दिन के लिए, ताकि दर्द की शिद्दत कम हो। और आखिर में रूटीन में हम एक और चीज़ यूज़ करवाते हैं, जिसको हम सिट्रो सोडा शासे कहते हैं। एक पैकेट होता है, ये एक गिलास पानी में डाल के आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ले सकते हैं। ये आपके पेशाब की नाली की तेज़ाबियत को कम करता है, ताकि आपको दर्द की शिद्दत कम हो। ये है जनरल और बेसिक आइडिया। अगर आपको कोई भी आपके ज़हन में सवाल आए, और मैं जैसे हर वीडियो में अब अपना नंबर देता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे लिए मुमकिन हो मैं आपकी कॉल उठाऊं और आपसे बात करूं। और कोशिश होती है कि आप जिस हद तक आप लोगों से हेल्प हो सकती है आपस में इंटरेक्ट करके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई और बीमारी से महफूज रखे।